तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो फिस्कल पॉलिसी है वो हमारी बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बनाता है। ठीक है, दोनों पॉलिसीज़ का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करनी, ग्रोथ करनी, ताकि जो हमारे देश के लोग हैं उनका यहाँ पर उनकी ग्रोथ हो सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो एक एक करके ये पॉलिसीज़ को हम देखते हैं, बेसिकली ये पॉलिसीज़ होती क्या है। तो पहली पॉलिसी हमारी देखो क्या है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। ये हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट काम जो है वो करती रहती है, जैसे कि हाईवेज बनाने, स्कूल्स बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने। ठीक है, तो इन कामों को करने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारे उसको कई तरह के जो है एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। देखो, अब हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए उस पर खर्च करना ज़रूरी है, हाईवेज बनानी उसमें भी खर्च करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन कामों को करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। देखो, अब एक्सपेंडिचर के लिए इसको पैसा भी चाहिए ना। आप एक्सपेंडिचर तभी कर पाओगे ना अगर गवर्नमेंट के पास पैसा हो। तो जो गवर्नमेंट पैसा हमसे लेती है, ठीक है, जो उसके पास रिसिप्ट्स आती है वो हम ही से लेती है टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, आप जनरली देखोगे जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, जो जिससे गवर्नमेंट को पैसा आता है वो कहाँ से आता है, टैक्स कलेक्शन से, जो वो हमसे यहाँ पर कलेक्ट करती है। तो हमसे पैसा लेकर हमारे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो जो फिस्कल पॉलिसी है ना, हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो रिलेटेड है हमारे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट से। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर जो रिसिप्ट हैं उसी से रिलेटेड है हमारी यहाँ पर फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, तो इसी को मिला के फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है। फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बारे में जो है फ्यूचर प्लान बनाती है कि आगे चलकर उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेंडिचर करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है या फिर कम करना है। ठीक है, कितना यहाँ पर लोगों पे टैक्स लगाना है ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी में जो है बात की जाती है, इन्हीं मुद्दों पे जो है बात की जाती है। और गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से जो हमारे देश में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ले आ पाती है, हमारी गवर्नमेंट की हमारी जो है ग्रोथ यहाँ पर कर पाती है। क्योंकि देखो, जो एक्सपेंडिचर है ना, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश की डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे ही देखो गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा देती है, गवर्नमेंट कंट्री में अपना एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा देती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, क्योंकि देखो हॉस्पिटल बनाने में लेबर अपॉइंट करनी पड़ती हैं, लोग वहाँ पर काम करने के लिए चाहिए, तभी हॉस्पिटल बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उससे उनके पास पैसा आता है, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जिससे ओवरऑल हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, हमारे देश की जो है यहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, इसका ऑपोजिट ऐसा भी कभी हो जाता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से जो है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए। तो उस केस में देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, जिसकी वजह से लोगों के पास जो पैसा है वो यहाँ पर कम रहता है, वो कम डिमांड करते हैं और इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो वो टैक्स लगाते हैं, ऐसे ही जो हमारे टैक्सेशन के पॉलिसीज होते हैं उसको भी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों ज़्यादा डिमांड करें, उनके पास ज़्यादा पैसा बचे, तो वो क्या कर देती है, यहाँ पर अपने टैक्सों को कम कर देती। जैसे ही वो टैक्स कम कर दिए, जैसे मान लो अगर किसी पर्सन की यहाँ पर इनकम कितनी है, 1000 रुपीज़ है, और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर उस पर 10% का टैक्स चार्ज करती है, तो इस हिसाब से टैक्स कितना बन रहा है, 100 रुपीज़ बन रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे तो वो क्या कर देती है, टैक्स कम कर देती है। तो इस केस में आप देखोगे कि लोगों के पास हमारा पैसा कितना बच रहा है, 900। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा डिमांड करें तो उसके उनके हाथ में पैसा यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो हमारा टैक्स रेट है उसको यहाँ पर कम कर देगी, जिसके हिसाब से मान लो यहाँ पर टैक्स कितना कर दिया, यहाँ पर 5% कर दिया, जिसकी वजह से अब लोगों के पास कितना पैसा रहेगा, यहाँ पर 950। ठीक है, तो अब उनके पास पैसा बढ़ गया है, अब वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, और उससे हमारे देश की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्लियर है, इसी के ऑपोजिट टैक्स को बढ़ा भी सकते हैं ताकि लोगों के पास यहाँ पर पैसा कम हो। तो ये जो टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, वही जो है हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ में आते हैं, और इसी में चेंजेस करके जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश की जो है ग्रोथ यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर देखो, इन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है जिससे यहाँ पर गवर्नमेंट की जो हमारे देश की डेवलपमेंट हो सके। अब वो इंस्ट्रूमेंट कैसे,
से देखो यहाँ पे टैक्सेशन है, टैक्सेशन को कम ज़्यादा कर दिया। पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है, जो हमने अभी एक्सपेंडिचर की बात की थी, पब्लिक के ऊपर खर्च करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना, उसको कम ज़्यादा करके पब्लिक बोरोइंग, ठीक है, लोगों से पैसा जो है बोरो करके, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मनी की सप्लाई को कम ज़्यादा करती है और हमारे देश की जो है यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा फीचर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब इसके फीचर्स क्या है, तो मीनिंग से ही यहाँ पर हमारा फीचर्स यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। तो हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो रिलेटेड किसके साथ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन के साथ। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है, जो उसको रेवेन्यू रिसीव होता है, उसी से फिस्कल पॉलिसी जो है बनाई जाती है, उसी से वो रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट इसी को कम ज़्यादा करके जो है फिस्कल पॉलिसी में काम करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने के लिए उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन आती है तो हमारी कंट्री के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो कंट्री की ग्रोथ करनी है पर स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, तो इसको स्टेबल करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब स्टेबल कैसे करती है, तो यहाँ पर देखो जब भी कंट्री में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम जो है बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पब्लिक स्पेंडिंग कम कर देती है, टैक्स ज़्यादा लगा देती है, जिससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाती है। इसका ऑपोजिट भी होता है, अगर रिसेशन आ गया है तो उस केस में पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा देती है, टैक्स को कम कर देती है, जिससे डिमांड फिर से बढ़ जाती है, तो फिर से स्टेबल पोजीशन पे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टू मेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से हमारे, स्पेंडिंग और टैक्सेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा आता है वो हमारा टैक्सेशन की फॉर्म में ही गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है। तो स्पेंडिंग और टैक्सेशन दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे फिस्कल पॉलिसी को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कि किन चीज़ों से मिलकर जो है फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, किन मुद्दों पे यहाँ पर जो है चेंज लाया जाता है, बात की जाती है। तो पहला देखो हमारा क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट। गवर्नमेंट रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, रिसिप्ट का मतलब जो उसके पास पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पब्लिक डेट, क्या है हमारे यहाँ पर, पब्लिक डेट, जो लोगों से गवर्नमेंट जो है बोरो करती है। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी बनती है और गवर्नमेंट इन्हीं तीनों की हेल्प से जो है देश में मनी की सप्लाई को कम ज़्यादा करती है, लोगों के पास पैसा बढ़ाती है और कम करती है, इकॉनमी में पैसे की सप्लाई बढ़ाती है, कम करती है, ठीक है। इसी से हमारे देश की यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह की जाती है। क्लियर है? तो एक एक करके अभी हम इसको कंपोनेंट्स को यहाँ पर समझते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट रिसिप्ट। गवर्नमेंट रिसिप्ट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है, जैसे हमारे पास हमारी सैलरी आती है ना, तो वो क्या है, हमारी रिसिप्ट है। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है। अब पैसा कहाँ कहाँ से आता है, आप लोगों को पता है कि टैक्सेशन से आता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उससे पैसा आता है, या फिर जो गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी कंपनीज खोली हुई है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उनसे जो प्रॉफिट होता है उससे यहाँ पर पैसा आता है ना। तो पैसा तो आता है ना। अब ये जो रिसिप्ट आती है, टोटल रिसिप्ट, वो हमारी दो तरीके की होती है, जो भी गवर्नमेंट को यहाँ पर मिलता है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस की बात करो तो वहाँ पर भी रिसिप्ट जो है हमारी दो तरीके की होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो भी हमारे यहाँ पर दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है हमारी यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला देखो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यहां पर बोल रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट रिसिप्ट विच इज आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। मतलब कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिससे जो है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है, नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या फिर उसकी जो एसेट है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। अब दोनों वर्ड का यहाँ पर हम मीनिंग समझ लेते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जो हमने देनी होती है, हमारे सिर पे भार होता है, हमें यहाँ पर पे करना होता है। जैसे मान लो आपने किसी से 50,000 रुपये कर्जा ले लिया, ठीक है, तो अभी के लिए आपने वो कर्जा ले लिया, उसका पैसा आपने ले लिया, एक टाइम पीरियड के बाद आपने उसको पे करना है, ये पैसा वापस करना है, तो ये 50,000 क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कि आपको टाइम पे करनी है। ऐसे ही गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटीज होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है, सिंपली देखो, जब हमारा हाउस है वो क्या है, हमारा एसेट है, ठीक है, जो हमारे पास कार है वो क्या है, हमारे यहाँ पर एसेट है। तो गवर्नमेंट के भी कई सारी यहाँ पर एसेट्स होती हैं। तो कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब कैपिटल क्रिएट कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर कोई लोन ले लिया। एग्जाम्पल से समझेंगे, गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, लोन ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने लोन लिया, उसके पास पैसा आया, वो क्या हुई, एक रिसिप्ट हुई, पर इस लोन की वजह से गवर्नमेंट की एक नई लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो गई। अब ये जो मान लो IMF से जो है
जो हमसे भारत सरकार लोन लेती रहती है, उससे जो है यहाँ पर मान लो 50 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है। अब 50 करोड़ का लोन लिया है, अब ये पैसा अपने पास थोड़ी रखना है, एक टाइम पीरियड के बाद जितने टाइम पीरियड के लिए लिया था वो उसको वापस भी करना है। तो भारत सरकार पे एक लाइबिलिटी आ गई, उसके सिर पे एक भार आ गया कि ये 50 करोड़ रुपए उसने वापस करना है। तो इस रिसिप्ट की वजह से जो है एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे। तो ये क्या है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट। या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारा रिड्यूस एसेट, ठीक है। कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से हमारी जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखो एग्जांपल के साथ इसको समझो कि मान लो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके पास एक कंपनी थी, ए लिमिटेड यहाँ पर कंपनी थी, जिसमें उसके 100% यहाँ पर शेयर्स थे। क्या थे? 100% गवर्नमेंट के यहाँ पर शेयर्स थे। पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, यहाँ पर इसके जो 50%, ठीक है, 49% शेयर जो है वो यहाँ पर बेच दी, ठीक है। अब देखो 49% जो शेयर्स है वो जैसे ही बेचे, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया। पर गवर्नमेंट के पास पैसा आते ही, ठीक है, पैसा आते ही उसकी जो एसेट्स है वो कम हो गई। पहले देखो इसका 100% था, मान लो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है यहाँ पर 50 करोड़ है, तो यहाँ पर सारे के सारे 50 करोड़ किसके थे, हमारी गवर्नमेंट के थे। पर जैसे ही इसने 49% शेयर्स बेचे, ठीक है, तो 49% इसका जो हिस्सा है वो हमारा दूसरे पार्टी के पास चलेगा और गवर्नमेंट की जो इतनी एसेट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पैसा आएगा उसे भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट ही कहेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी जो है वो नई क्रिएट हो रही है या फिर हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, उसे हम कैपिटल रिसिप्ट में कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट में दो चीजें आती हैं, पहली बोरोविंग और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बोरोविंग क्या होता है, जो भी हमारी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लोन लेती है, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, IMF से ले, पब्लिक से लेती है, वो क्या है, हमारे बोरोविंग में आते हैं। दूसरा क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था एग्जाम्पल के साथ कि जब गवर्नमेंट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देती है, ठीक है, जैसे 100% में से 49% सेल कर दी ना, तो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, यानी कि घटा दिया, तो वो क्या है, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये भी हमारी केस में आएगी, कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिसिप्ट विच नईदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, मतलब कि कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की किसी भी तरह की लाइबिलिटी बनती है और ना ही उसकी कोई एसेट डिक्रीज होती है, ठीक है, उस रिसिप्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। या फिर आप उसको दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट नॉर्मल बिजनेस करती है ना, ठीक है, उससे जो उसके पास पैसा आता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे एग्जांपल क्या है, टैक्सेस, ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारे यहाँ पर टैक्सेस। अब देखो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी थोड़ी बनती है। अब ऐसा थोड़ी है कि उसने हमसे टैक्स लिया है तो जितनी अमाउंट उसने लिया एक टाइम पीरियड के बाद वो हमें वापस करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। टैक्स ले लिया, आप गवर्नमेंट उसको यूज करेगी, उसे कभी वापस नहीं करना होता। तो टैक्स लेते ही पैसा आता है पर उससे लाइबिलिटी जो है इंक्रीज नहीं होती, ना ही कोई एसेट रिड्यूस होती है, कोई एसेट भी थोड़ी हमें गवर्नमेंट यहाँ पर बेचती है। तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, डिवेंचर बाय किए हुए थे, उससे अब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उससे ना तो उसकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना ही एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। ऐसे ही डिविडेंड अगर किसी कंपनी में शेयर्स बाय किए तो वो यहाँ पर मिल रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे जो है रिसिप्ट होते हैं, जितने भी पैसे आएंगे वो इन दो कैटेगरीज में ही आएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोग पता है, खर्चा, ठीक है। जब हम यहाँ पर कोई भी खर्च करते हैं तो हमारे पास से पैसा चले जाता है। जैसे अब गवर्नमेंट के पास पैसा आया है, उस पैसों को उसने हमारी भलाई के लिए यूज़ करना है, गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो वो जब भी यूज़ करेगी तो उसे खर्च करना पड़ेगा, खर्च करेगी तो उसके पास से पैसा जाएगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक हमारा यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, एन एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटी, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से हमारी एसेट जो है वो क्रिएट होगी, एक नई एसेट बन जाएगी, या फिर हमारी लाइबिलिटी जो थी, पहले जो हमारी लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो हमारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा है परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग मशीनरी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई लैंड खरीदी है, ठीक है, लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, उसके बदले में गवर्नमेंट को पे करना पड़ा होगा, उसने एक्सपेंडिचर किया होगा। पर जैसे ही उसने एक्सपेंडिचर किया, लैंड बिल्डिंग जो मशीनरी उसकी एक एसेट बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, एक एसेट बन गई। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रोड्स बनवाए, क्या बनाए, यहाँ पर रोड्स बनवाए, हाईवेज बनाए, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया, पर खर्चा करने के बाद ये रोड्स वगैरह खत्म थोड़ी हो गई, ये क्या हो गई, गवर्नमेंट की एसेट्स बन गई, जिसका बेनिफिट हमारे देश को काफी समय तक जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एसेट को क्रिएट करे, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है।
उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, रिड्यूसेस लाइबिलिटी। अब रिड्यूसेस का लाइबिलिटी का क्या मतलब है, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखो हमने आईएमएफ से यहाँ पर लोन लिया होता 50 करोड़ का, जिससे हमारी जो लाइबिलिटी थी वो कितनी थी, 50 करोड़ रुपए हमें यहाँ पर वापस करनी थी, ठीक है। पर हमने क्या किया, 5 साल बाद इसमें से क्या किया, 30 करोड़ रुपीज आईएमएफ को वापस कर दिया, 30 करोड़ रुपीज वापस कर दिया, ठीक है। 30 करोड़ वापस किया तो आपने एक्सपेंडिचर किया, पैसे आपके पास से गए थे, पर जैसे ही आपने 30 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, 50 करोड़ से अब आपकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ की। कितनी रहेगी, 20 करोड़ से। तो इस एक्सपेंडिचर से आपसे लाइबिलिटी जो है कम हुई है, तो ये क्या है, हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है आपको। तो कोई भी लोन की रीपेमेंट की जाती है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। कोई भी नई एसेट खरीदी जाती है, कोई नई एसेट बनाई जाती है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एन एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एसेट्स और नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी जो गवर्नमेंट है हमारे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को उसे पैसा देना पड़ता है, सैलरी हर महीने देनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने सैलरी पे की, एक्सपेंडिचर हुआ, पैसा गया, पर इससे ना तो कोई नई एसेट बनी और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट अपने नॉर्मल काम करती है ना, नॉर्मल जो उसका काम है उसको करने के लिए जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस उसको करने पड़ते हैं, छोटे मोटे नहीं, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में, ठीक है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर करती है, उस वो जो खर्चे करती है ना, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो जो लोन लिया था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने लोन लिया था आईएमएफ पे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता होगा ना गवर्नमेंट को, तो हर साल वो इंटरेस्ट पे करती होगी, है ना। अब इंटरेस्ट पे करने से क्या कोई एसेट क्रिएट हो रही है, नहीं। कोई लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है आपको। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, किसके, हमारे फिस्कल पॉलिसीज के। एक क्या था हमारा यहाँ पर रिसिप्ट, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या था, एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, पब्लिक डेट, ठीक है। क्या है हमारा यहाँ पर, पब्लिक डेट, ठीक है। तो जो पब्लिक डेट है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग्स है उसी का एक पार्ट है। मतलब कि जो टोटल यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपीस बोरो कर दिए, तो इसी का एक पार्ट जो है वो पब्लिक डेट का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा लोन लेने के लिए। वो क्या कर सकती है, आईएमएफ से लोन ले सकती है, सीधा सीधा वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकती है, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकती है, अपने देश की जो जनरल पब्लिक है उससे लोन ले सकती है, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोन लेती है। तो पब्लिक डेट क्या होता है, जब गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, बियरर बॉन्ड्स हो गए, ऐसे सिक्योरिटीज़ को इशू करके लोन रेज करती है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। जैसे मान लो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, ठीक है। ट्रेजरी बिल इशू करते ही यहाँ पर जो उसको खरीदेगा उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, तो उसने एक तरह का यहाँ पर बोरोविंग ही तो की है गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद जो है गवर्नमेंट को वो पैसा यहाँ पर वापस करना पड़ेगा। पर ये बोरोविंग डायरेक्ट नहीं की गई, इसके लिए एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट जो है इशू करना पड़ा था। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर पब्लिक डेट होता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक पार्ट ऑफ टोटल बोरोविंग्स ही होता है जो गवर्नमेंट यहाँ पर बेयर करती है, ठीक है। इसमें हमारे बेयरर बॉन्ड्स आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, स्पेशल लोन्स आते हैं और सिक्योरिटीज आ जाती हैं जो कि रिजर्व बैंक इशू करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी कितने तरह की यहाँ पर बनाई जाती है, तो आप लोगों को पता है कि हर कंट्री की जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जो हमारे कंट्री है उसमें कई तरह के यहाँ पर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को जो फिस्कल पॉलिसीज है उसमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर फिस्कल पॉलिसीज लाई जाती है ताकि देश की जो नीड्स है उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके, है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ पर हमें कोई और फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत थी पर हम पहले वाली फिस्कल पॉलिसी को ही यूज़ करें जिससे हमें और लॉस हो गया, तो ऐसा ना हो, हमें समय के साथ जो है अपनी फिस्कल पॉलिसी जो चेंज करनी है, ठीक है। तो मेनली हमारी जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो 3 तरह की होती है, एक एक करके हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले पॉलिसी हमारी देखो क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नाम से पता लग रहा है कि एक्सपैंड करना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो एक्सपेंशनरी हमारी फिस्कल पॉलिसी है ये यूज़ कब की जाती है, जब रिसेशन का टाइम होता है, मंदी का टाइम होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, ठीक है,
वो डिमांड नहीं करते, जिससे हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। इस पॉलिसी के अंडर जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, टैक्स को यहाँ पर कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इकॉनमी में सप्लाई करे, जिससे लोगों की यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करे और हमारे देश जो है फिर से स्टेबल हो जाए और उनकी यहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शंस लेती हैं जिससे वो ज़्यादा पैसा जो है इकॉनमी में इन्वेस्ट करे। तो वो पब्लिक स्पेंडिंग जैसे ही बढ़ाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पे जाएगा, हमारी इकॉनमी में जाएगा। इकॉनमी में कहाँ पे, लोगों के पास ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड ज़्यादा करेगी, ठीक है, और जो हमारे टैक्सेस हो गए उनको यहाँ पर कम कर देगी। क्लियर है आपको? तो ये हमारी क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट देखो क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, हमारा यहाँ पर एक्सपेंशनरी पॉलिसी का। कैसे? तो यहाँ पर देखो जो हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है वो यूज़ किया जाता है रिसेशन के टाइम पर। ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन के टाइम, जब कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा हो, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। इन्फ्लेशन का एक मेन रीज़न क्या होता है, डिमांड का सप्लाई से ज़्यादा होना। लोग ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करते हैं। लोग ज़्यादा डिमांड कब करते हैं, जब उनके पास ज़्यादा यहाँ पर पैसा होता है, इकॉनमी में ज़्यादा यहाँ पर पैसा होता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसके अंडर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अपने पास ले आती है। मतलब कि इकॉनमी से निकाल के पैसा किसके पास ले आती है, अपने पास रख लेती है। उसके लिए वो क्या करती है, सबसे पहले जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है उसको कम कर देती है। क्लियर है? क्या करती है, पब्लिक स्पेंडिंग को कम करती है। पब्लिक स्पेंडिंग कम होती है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कम है, पैसा कम जाता है लोगों के पास, जिससे जो है हमारा थोड़ा लोगों के पास पैसा कम आता है, तो वो डिमांड यहाँ पर कम करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो टैक्सेस है उनको बढ़ा दो। जैसे ही टैक्सेस बढ़ाएंगे लोगों को ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा जो है यहाँ पर कम बचेगा, जिसकी हेल्प से जो है इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो पहला देखो ये जब बूम का टाइम होता है, हमने बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा था, जब बूम का टाइम होता है तब ये पॉलिसी जो है बनाई जाती है। इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके और हमारी कंट्री की स्टेबल यहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और जो स्पेंडिंग होती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट कम कर देती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। अब ये थर्ड टाइप है हमारे न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। देखो ये तब बनाई जाती है जब हमारे गवर्नमेंट स्टेबल रहता है, यानी कि ना तो हमारी जो है इन्फ्लेशन आया होता है, ना ही रिसेशन आया होता है, सब कुछ एक दूसरे के इक्वल होता है, डिमांड सप्लाई के इक्वल होते हैं, तब इस पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा यहाँ पर स्पेंडिंग वगैरह भी उसमें फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है, ये एक्चुअली में पाया नहीं जाता। किसी भी कंट्री में स्टेबल सिचुएशन जो है होती ही नहीं है। अगर स्टेबल सिचुएशन हो तो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो किसी भी कंट्री में जो है वो स्टेबल पोजीशन नहीं होती, और जनरली जो है एक्सपेंशनरी और हमारी जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ है वही यहाँ पर बनाई जाती हैं। क्लियर है? तो समय समय पे जो है यहाँ पर इसको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो पहला ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी की यहाँ पर ग्रोथ करनी है, तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट कैसे ग्रोथ करती है, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों के पास पैसा आता है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इससे हमारे देश की जो है यहाँ पर ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस हैं उनको यहाँ पर स्टेबल रखना। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, जब भी इन्फ्लेशन का टाइम होता है तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी जो है बनाती है, जिससे वो जो है इकोनॉमी से पैसा अपने पास रख लेती है, पैसा कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी होता है, जब डिमांड कम होती है तो गवर्नमेंट पैसा इकोनॉमी में डाल देती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, और हमारे पास ये भी है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि लिमिटेड है। अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया तो जो बेनिफिट हमारी कंट्री को हो सकता था वो हमें यहाँ पर नहीं होगा। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है। अब रिसोर्सेज में हमारे जो है यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है, लोगों को जो है उनका जो स्किल्स है उनको इंक्रीज़ किया जाता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो और हमारी कंट्री में जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काम नहीं कर रहा उसको अच्छे से बनाया जाता है, ताकि जो है हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर मोबिलाइज किया जा सके। उसके बाद देखो क्या है, एलोकेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट
हमारी कंट्री का जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो जहाँ पे भी इनएफिशिएंसी दिखती है गवर्नमेंट उसको जो है यहाँ पर ठीक करती है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि उस इनएफिशिएंसी को कम किया जा सके और एक प्रॉपर मैनर में जो है इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन बिठाया जाए ताकि जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज हो। नेक्स्ट देखो क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो इंडिया है वहाँ पर इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर गरीब हैं। तो गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी के अंडर इसको कम करने में भी हेल्प करती है। कैसे करती है, तो यहाँ पर देखो जो अमीर लोग हैं गवर्नमेंट क्या करती है उससे पैसा कलेक्ट करके गरीबों में बांट देती है। आप लोगों को पता है जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ना, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, तो अमीरों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया, उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के अंडर जो हमारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर जो है पैसा पहुँचाया जाता है, जिससे जो इनइक्वालिटीज़ है वो कुछ हद तक यहाँ पर जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी प्रमोट किया जाता है, क्योंकि अगर किसी देश को डेवलप करना है तो प्राइवेट सेक्टर और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है उनको साथ में मिलकर यहाँ पर जो है काम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है, कई सारे इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी किए जाते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाती है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से जो है वो लोन लेती है और ताकि वो पब्लिक स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ा पाए। ठीक है, तो इस एक्ट का काम क्या था, ये जो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है ना उसको कंट्रोल करना, मतलब कि गवर्नमेंट जो है अच्छी से अच्छी पॉलिसी बनाए जिससे गवर्नमेंट की यहाँ पर डेवलपमेंट में ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी करके, ठीक है, ऐसी फिजिकल पॉलिसी बनाए जिससे हमारे देश की ग्रोथ होने की बजाय हमारे देश पे उसका जो है उल्टा प्रभाव भी यहाँ पर पड़े, हमारे देश की जो है ग्रोथ रुक जाए, ऐसा कुछ ना हो। क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से बोरोविंग लेती है, बोरोविंग करती है ताकि उससे जो है पब्लिक स्पेंडिंग को वो बढ़ा पाए। तो जो ये एक्ट है वो एक लिमिट करता है, लिमिट लगाता है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरोविंग लिमिट में करेगी, मतलब उतनी ही बोरोविंग करेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है लोन को वापस करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा बोरोविंग कर ले और बाद में उसको लौटा ही ना पाए, जिससे हमारे देश पर जो लोन का बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ता ही जाए। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है मैंने हमारा FRBM एक्ट जो है वो आया था। क्लियर है। अब ये एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो यहाँ पर देखो 2000 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, इसका जो बिल है वो पेश किया गया था और फाइनली जाके अगस्त 2003 में जो है ये एक्ट जो है बन के रेडी हो गया। तो आपको डेट याद रखनी है, अगस्त 2003 यहाँ पर जो है हमारा मैनेजमेंट एक्ट जो है वो बन के तैयार हो गया था। इस एक्ट के अंडर जो गवर्नमेंट है उसको 4 रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी पड़ती थी, मतलब वो जो भी फिजिकल पॉलिसीज बना रही है उसको ये 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता था और इसके अकॉर्डिंग ही फिजिकल पॉलिसी जो है बनानी पड़ती थी। ठीक है, तो ये 4 बातें कौन सी है, पहला देखो फर्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जब भी अपनी फिजिकल पॉलिसी बनाएगी तो उसको जो है बजट के साथ साथ, ठीक है, बजट के साथ साथ ये 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन कौन सी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये पार्लियामेंट में जो है पेश करने पड़ेंगे और बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि ये सही है कि नहीं है। क्लियर है, तो जितना भी फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पार्लियामेंट को प्रोवाइड करना जरूरी है। उसके लिए ये बजट और ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट को पेश करने पड़ते हैं पार्लियामेंट के अंडर, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है सेकंड, ठीक है, सेकंड में देखो कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए थे, इस एक्ट के अंडर कुछ टारगेट फिक्स करे गए थे फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। पहला टारगेट देखो क्या था, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिमिट द फिजिकल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP बाई 31 मार्च 2021। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसे यहाँ पर कम करना इसका मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था। अब ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं रिसिप्ट से, यानी कि खर्चे ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल डेफिसिट। और ये जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा उतना ही हमारी कंट्री पे यहाँ पर गलत प्रभाव पड़ेगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ रुकेगी, है ना। तो इन एक्ट ने बोला था कि इस फिजिकल डेफिसिट को जो है कम से कम किया जाए। ठीक है, 2021 तक इसको GDP के 3% इक्वल, मतलब जितनी हमारी टोटल GDP है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है 2021 में उसका सिर्फ 3% ही रह जाए, ऐसे गवर्नमेंट को जो है पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा फिजिकल पॉलिसी होती है जनरली वो हमारा फिजिकल डेफिसिट ही होता है, हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा ही होते हैं हमारे रेवेन्यू से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। तो इस केस में बोला कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जो फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पर कम किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर बोरोविंग पर भी लिमिट लगाई, जो गवर्नमेंट यहाँ पर डेट लेती है डिफरेंट सेक्टर्स पे, उस पर भी यहाँ पर लिमिट लगाई 2024-25 तक। ठीक है, सिर्फ
ये कोशिश की जाएगी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ जीडीपी यहाँ पर बोरोविंग करे। जो टोटल जीडीपी है उसका 40% तक ही गवर्नमेंट बोरोविंग करे, उससे ज़्यादा यहाँ पर बोरोविंग ना करे, क्योंकि बोरोविंग का यार हमारे देश पे जो है बर्डन पड़ता है, हमें इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरी बात, ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब रिजर्व बैंक से बोरोविंग नहीं कर सकती। मतलब इस एक्ट ने रोक लगा दी कि अब जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी बनानी है तो वो रिजर्व बैंक से जो है यहाँ पर पैसा नहीं ले सकती। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, लास्ट यहाँ पर जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी हमारी, फोर्थ में क्या था कि जो भी फिजिकल पॉलिसीज बनाई गई है उनको जो इंप्लीमेंट किया गया उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको टाइम टू टाइम जो है पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी करना है। ठीक है, अब ये इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो भी इंप्रूवमेंट आ रही है हमारी फिजिकल पॉलिसी में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसे प्रोवाइड की जाएगी? हमारे पार्लियामेंट को, ताकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बनी रहे। क्लियर है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे थीम से इस एक्ट के अंदर जिसको पूरा करना हमारी जो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी होता था जब भी वो फिजिकल पॉलिसी जो है बनाएगी। तो यहाँ तक हमने जो है फिजिकल पॉलिसी को कवर कर लिया है, हमने डिटेल में देख लिया है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, कौन बनाती है और ये कैसे काम करती है। क्लियर है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने लाजमी है। तो आपने, अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ तक डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। फिजिकल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाती है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम, जो आरबीआई है वो हमारी इकोनॉमी, जो मनी की सप्लाई है ना, उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। क्लियर है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो आरबीआई कुछ ऐसे एक्शंस लेता है, कुछ ऐसे काम करता है जिसकी हेल्प से वो जो इकॉनमी में जो मनी की सप्लाई उसको कंट्रोल करता है। यानी कि इकॉनमी में ना तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए, मनी की सप्लाई ना तो ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, उसको यहाँ पर कंट्रोल करना मेन पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शन टू कंट्रोल अ नेशंस ओवरऑल इकोनॉमिक सप्लाई, मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब इस पॉलिसी का भी मेन पर्पस क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश की जो है डेवलपमेंट यहाँ पर करनी। इसके लिए जो हमारा आरबीआई वो अलग अलग यहाँ पर जो है टूल्स का यूज़ करता है, वो आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला देखो क्या है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। जो हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइजेस हैं उसको स्टेबल रखना, ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए ना ही उनके ज़्यादा प्राइजेस यहाँ पर कम होने चाहिए, उनको स्टेबल करके रखना। तो इसके लिए जो आरबीआई वो क्या करता है, मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करता है। जब भी इन्फ्लेशन होता है तो मनी सप्लाई को वो कम कर देता है, पैसा अपने पास रख लेता है, इकॉनमी में पैसा कम छोड़ता है। और जब भी बढ़ाना, ठीक है, प्राइजेस बढ़ाने हो तो उस केस में क्या करता है, जो पैसा है वो इकॉनमी में जो है भेज देता है, क्लियर, सप्लाई को बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखो, इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। जो हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर है जिसको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो इनको फंड्स प्रोवाइड करना मेन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके अंडर जो हमारा आरबीआई होती है वो क्या करती है, जो हमारे बैंक्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप लोग को इन सेक्टर में जो है लोन प्रोवाइड करना ही करना है, कंडीशन लगा दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको भी मेंटेन करके रखना है। जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें ज़्यादा यहाँ पर जो है फ्लक्चुएशंस नहीं आनी चाहिए, वो कंट्रोल में यहाँ पर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे हमारी फिजिकल पॉलिसी दो टाइप्स की थी, ऐसे ही हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंडर जो आरबीआई है वो क्या करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देती है। यानी कि जब भी हमारी जो कंट्री है उसमें रिसेशन चल रहा होता है, जब भी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है तो आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को यहाँ पर बढ़ा देती है इकॉनमी में, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और वो ज़्यादा डिमांड करे और फिर से हमारी जो इकॉनमी है वो वापस पटरी पर आ जाए, फिर से उसको स्टेबल किया जा सके। ठीक है, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करती है हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है, जो हमारी बैंक्स है उनका जो CRR रेट होता है, SLR रेट होता है, उसको यहाँ पर कम कर देती है, जिसकी वजह से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा बचता है लोन देने के लिए, तो लोग आसानी से बैंकों के पास जो है यहाँ पर लोन ले लेते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर कम कर दिया जाता है ताकि जो लोन है वो सस्ते हो जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोन लें। क्लियर है। उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी।
कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी के अंडर क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है उसको कम कर दिया जाता है, उसको अपने पास यहाँ पर ले लिया जाता है। इसके अंडर अब गवर्नमेंट जो हमारी आरबीआई वो क्या करती है, जो हमारा सीआरआर रेट है, एसएलआर रेट है, उनको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अब बैंक है उनको ज़्यादा पैसा अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, लोन देने के लिए उनके पास पैसा यहाँ पर कम हो जाता है। इसी के ऑपोजिट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं, फिर लोग कम डिमांड करते हैं लोन्स वगैरह के, उनके पास फिर पैसा यहाँ पर कम आता है, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में। क्लियर है? तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी किसकी, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई, ठीक है। अब आरबीआई के अंडर कौन पॉलिसी बनाता है, वो पॉलिसी बनाती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि हमारे आरबीआई में एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी उसको बनाता है, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन सी कमेटी हुई, जो कि आरबीआई के अंडर रहकर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको यहाँ पर बनाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इसको बनाया गया हमारा अंडर सेक्शन 45 ZB रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 45 ZB, उसके जरिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर बनाया गया है। और इसको कब बनाया गया था, सितंबर 29, 2016, 29 सितंबर 2016 को जो है इसको बनाया गया था। पहले हमारी जो कमेटी है वो यहाँ पर 2016 को बनाई गई थी। तो ये डेट आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा कि एमपीसी कब यहाँ पर जो है बनाई गई थी। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा इसका काम क्या है और ये कब बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन इसमें मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वही मेंबर्स मिलके तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर जो है वो हमारे आरबीआई के ही होते हैं और 3 हमारे अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग एरियाज, कंट्री के अलग अलग एरिया से जो है अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये जो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपने पॉइंट ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो सारे के सारे मेंबर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है, जिसमें से 3 आरबीआई के होंगे, 3 अदर मेंबर्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो मेंबर्स यहाँ पर कौन होते हैं। सबसे पहले देखो एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो हेड करता है, वो हेड होता है इस कमेटी का पूरा का। अब चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। तो आपने चैट बॉक्स में बताना है कि अभी करंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट एक इंचार्ज होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम वगैरह देखते हैं, इंचार्ज होते हैं। अब इंचार्ज कौन होते हैं, हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वही मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज भी होते हैं। अभी के टाइम में हमारे जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है, हमारे माइकल पत्रा, ठीक है। ये डिप्टी गवर्नर आरबीआई के और वही जो है मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज भी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, एक ऑफिसर हमारा अपॉइंट किया जाता है आरबीआई में से ही, ठीक है, जो उसके आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड है वहीं से जो है नॉमिनेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती है। अभी के समय वो अदर मेंबर कौन है, हमारे यहाँ पे राजीव रंजन, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स होते हैं और ये ऑलरेडी आरबीआई में ही काम करते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो अदर 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग एरिया से अपॉइंट करता है। अब वो कौन कौन से है, तो पहले देखो कौन से हमारे प्रोफेसर आशिमा गोयल, जो कि यहाँ पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के मेंबर्स हैं, वहाँ पर वो प्रोफेसर है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ठीक है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के मेंबर हैं, ठीक है, वहाँ पर वो प्रोफेसर है। उसके बाद यहाँ पर हमारे डॉक्टर शशांक भिड़े, जो कि हमारे सीनियर एडवाइजर हैं किसके, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स मिलके जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। अब यही मेंबर्स मिलकर जो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे, यही इंपॉर्टेंट सजेशन देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी ऐसी बननी चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग। अब फाइनली मॉनेटरी पॉलिसी बनती कैसे, हमने ये देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे, 6 मेंबर हैं वो आपस में मिलकर मीटिंग करेंगे और वो जो है यहाँ पर पॉलिसी को बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम फाइनली देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की बनाई जा रही है उसको बनाने के लिए जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको कम से कम एक साल में 4 बारी जो है मीटिंग बुलानी पड़ेगी, साथ में बैठना पड़ेगा, डिस्कशन करने पड़ेंगे और मॉनेटरी पॉलिसीज यहाँ पर बनानी पड़ेगी, उनमें जो चेंजेस लाने की जरूरत है उसको यहाँ पर बनाने पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद द क्वारम ऑफ द मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर्स, ठीक है। इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो ये मीटिंग हो रही है ना,
जो हमने यहाँ पर मीटिंग देखी, हमने देखा टोटल 6 मेंबर इस कमेटी के होते हैं, पर किसी भी मीटिंग में कम से कम 4 मेंबर्स अपॉइंट होने ज़रूरी हैं। यानी कि अगर कोई मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है उसमें 3 मेंबर है तो वो मीटिंग वैलिड नहीं होती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है कम से कम उसमें जो है 4 मेंबर्स हमारे होने ज़रूरी होते हैं। क्लियर है? हर एमपीसी मेंबर के पास, जो हमारे टोटल 6 मेंबर है उसके पास 1 वोट होता है, वो अपनी राय दे सकते हैं। जैसे कोई यहाँ पर डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो वोटिंग कराई जाती है। ठीक है, हर मेंबर के पास 1 वोट होता है। और अगर किसी केस में, ठीक है, अगर किसी केस में जो वोटिंग है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि मान लो यहाँ पर टोटल 4 मेंबर थे, या फिर आप 6 मेंबर ले लो, 6 मेंबर हो गए, ठीक है, 3-3, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसपे 3 की अलग राय है, 3 की अलग राय, मतलब तीनों ने यहाँ पर वोट किया, जिससे जो वोटिंग हो गई वो क्या हो गई, इक्वल होगी, डिसीजन पे पहुंचा ही नहीं जा रहा है। तो उस केस में जो गवर्नर है ना उसके पास सेकंड वोट वो होता है। यानी कि इस केस में जब भी हमारी जो वोटिंग है वो इक्वल हो जाए, किसी मुद्दे पे पहुंचा नहीं जा रहा हो, डिसीजन नहीं लिया जा रहा हो, तो उस केस में जो हमारा गवर्नर होता है वो फाइनल डिसीजन लेता है, वो अपना सेकंड वोट डालेगा, ठीक है, और वहां से जो है डिसीजन मेकिंग की जाएगी। देखो पहले तो गवर्नर अपना वोट दे ही रहा है, 6 जब मेंबर थे उसमें गवर्नर तो अपना वोट दे ही रहा है। उसके बाद जब मामला फंस गया, सब एक साथ 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो इस केस में अब गवर्नर करेगा क्या, उसके पास एक और वोट होता है, वो यहाँ पे जैसे ही डालेगा तो वोट बढ़ जाएगा, जिस पार्टी के 4 हो जाएंगे तो इस केस में डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर, फेलियर ऑफ एमपीसी। ठीक है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कब यहाँ पर फेल मानी जाती है, कब यहाँ पर सक्सेसफुल मानी जाती है, तो यहाँ पर देखो 2 कंडीशन है जिसके केस में एमपीसी फेल मानी जाती है। पहला देखो, अगर जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है, जो हमारा एवरेज इन्फ्लेशन है वो अपर टॉलरेंस लेवल से किसी भी 3 क्वार्टर में जो है हाई हो जाता है, यानी कि जो हमने एक फिक्स किया हुआ है कि इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, पर हमारे देश में जो एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, वो अगर टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे जो 3 क्वार्टर्स है उसमें वो ज़्यादा ही रहता है, तो उस केस में हम एमपीसी को जो है यहाँ पर फेल मानते हैं। इसके अलावा अगर हमारा इन्फ्लेशन जो है कम भी होता है, अगर हमारा एवरेज इन्फ्लेशन यहाँ पर लोअर टॉलरेंस लेवल से कम होता है किसी भी कंसेक्यूटिव क्वार्टर में, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हमारा जो है यहाँ पर फेलियर माना जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बोला गया है लेस देन, ठीक है, जब लेस देन की बात किया तो यहाँ पे लोअर टॉलरेंस लेवल बोला गया, और यहाँ पर जब मोर देन की बात किया तो यहाँ पर अपर टॉलरेंस लेवल कहा गया है। यानी कि इन्फ्लेशन अगर एक पॉइंट से इंक्रीज भी होते तब भी फेल है, और अगर डिक्रीज भी होती है तब भी फेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो है फेल मानी जाती है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब टूल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीआई बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए आरबीआई के पास काफ़ी सारे यहाँ पे टूल्स होते हैं, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, उसको कम ज़्यादा करके मनी सप्लाई को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो इनके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में जो है लेक्चर में डिस्कशन की हुई है। जब हमने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा था तो उसके अंडर हमने देखा था कि जो आरबीआई का काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना भी है, तो उसके अंडर हमने ये सारे टूल्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो आपने वो लेक्चर भी यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो जो फिस्कल पॉलिसी है वो हमारा कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें जो है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, और जो उसको इनकम रिसीव होती है उससे जो है पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है, हमारा आरबीआई बनाता है, जिसके ऊपर जो हमारी आरबीआई है वो कोशिश करती है कि जो हमारे देश में मनी की सप्लाई है वो बैलेंस रहे, ना ज़्यादा इंक्रीज हो ना ज़्यादा यहाँ पर कम हो। तो पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट बनाती है, आरबीआई बनाती है। उसके बाद इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो जनरेशन ऑफ मनी यानी कि रेवेन्यू, ठीक है, और एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जाता है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके से जो इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है और लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखा जाता है। उसके बाद इट हैज़ 2 साइड, यानी कि फिस्कल पॉलिसी में हमारे 2 साइड हैं। पहला क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, और इसके अंदर कौन सी है, हमारी मनी सप्लाई और डिमांड। ठीक है, इसमें हम फोकस करते हैं इनकम कितनी हो रही है गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर कितनी हो रही है, इसमें हम फोकस करते हैं कि मनी की सप्लाई कितनी है और यहाँ पर डिमांड कितनी है। क्लियर है? उसके बाद इट इज जनरली फॉर्मुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो हमारे गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और वही जो है फिस्कल पॉलिसी को बनाता है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है, इसके अंडर गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल्स होते हैं, ठीक है, जो बजट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर बजट बनाती है वो इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसकी हेल्प से वो जो है फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट
कर पाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इसकी हेल्प से जो है हम मॉनेटरी आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो ये कुछ हमारे मेजर से डिफरेंस थे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो दोनों की दोनों पॉलिसीज में तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इससे हम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट हो। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिस्कल पॉलिसी इंडिया। इसमें से कौन सी एजेंसी है, यानी कि बॉडी है, जो कि हमारे देश में फिस्कल पॉलिसी को बनाती है? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, या फिर नबार्ड? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी बॉडी जो है हमारी फिस्कल पॉलिसी बनाती है? फटाफट से बता दीजिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट नोन एज। ठीक है, ऐसी रिसिप्ट जो कि ना तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और ना ही हमारी कोई एसेट को रिड्यूस करते हैं, ऐसी रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं? क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट है, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर हमारी कैपिटल रिसिप्ट है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो होगा नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है नहीं। इन दोनों में से कोई होगा, रेवेन्यू होगा या फिर कैपिटल होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ करेक्ट आंसर। रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपिटल रिसिप्ट कम्स फ्रॉम। जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास? पहली ऑप्शन देखो बोर्बिंग से, ठीक है, जो बैंक यहाँ पर जो बैंक गवर्नमेंट यहाँ पर लोन लेती है। दूसरा इन्वेस्टमेंट से, जो यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट, या फिर दोनों के दोनों, बोथ ए एंड सी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो बोरविंग देखो, बोरविंग आएगी तो इससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ये तो रिसिप्ट है, क्लियर है। इससे लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी, पे करना है, तो ये क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट करेगी तो उसको रिसिप्ट नहीं होगी, उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसे यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखो डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी के जो शेयर्स वगैरह उसको बेच देती है ना, इन्वेस्टमेंट को कम करती है, उससे पैसा आएगा, ये रिसिप्ट है, इससे हमारी एसेट भी रिड्यूस हो रही है, तो इसीलिए बोथ ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? पहला देखो परचेज ऑफ लैंड, लैंड परचेज किया, एसेट क्रिएट हुई गवर्नमेंट की, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर, शेयर्स परचेज किए, कंपनी में ओनरशिप बढ़ी, एक एसेट बढ़ी, ठीक है, तो वो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा खर्च किया, रोड हाईवेज बनाए, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज पेड एम्प्लॉयज, सैलरीज को जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरीज पे की है, तो इससे क्या कोई एसेट क्रिएट हुई? नहीं। कोई लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। क्लियर है, क्या है हमारे यहाँ पर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्या है हमारा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखो, इन विच पॉलिसी द गवर्नमेंट आइदर स्पेंड्स मोर, कट डाउन टैक्सेस और डज बोथ। ठीक है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है यहाँ पर, फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंडर गवर्नमेंट जो है अपने जो स्पेंड्स होती है, जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है उसको बढ़ा देती है और अपने टैक्सेस को यहाँ पर कम कर देती है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, या फिर न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो इकॉनमी से पैसा जो है अपने तरफ ले आती है, इकॉनमी में पैसा कम करती है, जिसके लिए वो क्या करती है, कम स्पेंड करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट पैसे की सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, तो इस केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करने पड़ेंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर 6th क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इज जनरली यूज्ड व्हेन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है जब वो स्टेबल है, कोई भी अप डाउन नहीं है, सब कुछ इक्वल है, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी जो है यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या हमारा यहाँ पर आंसर बी, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी जो है जब हमारा जो है इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जब बैलेंस अनबैलेंस होता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तब जाके कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। इक्विलिब्रियम के केस में तो हमारा न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, डैश इंक्रीजेस द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल पॉलिसी जिससे हमारे देश में जो मनी की सप्लाई है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है? तो यह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिर न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखो हमारा क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8, एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, एमपीसी को कब बनाया गया था? क्या सितंबर 29 2015 में, या फिर 16 में, या फिर 17 में, या फिर 18 में? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, कब यहाँ पर एमपीसी को बनाया गया था? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी, आंसर देखो हमारा क्या है, ऑप्शन बी, सितंबर 29 2016 को एमपीसी जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी, इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ठीक है, पहला देखो, द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, उनको पूरे साल में कम से कम 4 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट, द क्वारम ऑफ द मीटिंग एमपीसी इज 4 मेंबर्स, कम से कम उस मीटिंग में 4 मेंबर्स अपॉइंट होने चाहिए, ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट क्या है, हर एक मेंबर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द एमपीसी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी? ठीक है, तो जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, इसमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्ट है? तो हमने ऑलरेडी टूल्स में पढ़ा हुआ था, 2 तरह के टूल्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, या फिर ऑल ऑफ दम। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा हमारा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? तो आंसर देखो हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, वो यहाँ पर ओवर होता है।